नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सियासी सफलता की आज हम बात करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने बघेल को यूपी चुनाव का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बघेल ने छत्तीसगढ़ मॉडल के दम पर कांग्रेस में अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इन दिनों कांग्रेस पार्टी के सबसे चर्चित और अहम चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन दिनों भूपेश बघेल कांग्रेस या फिर यूं कहें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। भूपेश बघेल को कांग्रेस ने यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। भूपेश ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिसका कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर फायदा लेना चाहती है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया हो। असम विधानसभा चुनाव में बघेल को बनाया गया था प्रभारी। पार्टी के हर छोटे बड़े फैसले में बघेल की बात सुनी जाती है। राहुल और प्रियंका गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं बघेल। छत्तीसगढ़ मॉडल की वजह से बड़ा है बघेल का कद। भूपेश बघेल उन कांग्रेस नेताओं में शामिल हैं जो अपने गृह राज्य के साथ साथ हर राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखरता से बोलते रहते हैं। वो अपने विरोध करने के अनोखे अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। आज जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें प्रशासन द्वारा लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर रोक दिया गया, जिसके बाद वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल जाता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। बघेल की राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ रहे कद का कारण उनका छत्तीसगढ़ मॉडल भी माना जा रहा है। उनकी सरकार में कई ऐसी योजनाएं लाई गई जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उनके गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। यूपी के विधानसभा चुनाव में बघेल कितना कमाल दिखा पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में खुद को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर लिया। टीम न्यूज स्टेट। तो राजनीति में लगातार अब इस बात की चर्चा हो रही है कि भूपेश बघेल अब राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता बन चुके हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार उन्हें एक के बाद एक जिम्मेदारी सौंप रही है, जो इस बात को दर्शाता है कि आला कमान की नजरों में भी अब भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है और उनका इस्तेमाल अब राष्ट्रीय राजनीति में भी कहीं ना कहीं पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नितिन बंसाली जी हमारे साथ अब से कुछ देर बाद जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आप ही से आज शुरुआत करते हैं। 2014 के पहले हम बहुत ज़्यादा चर्चा सुना करते थे गुजरात मॉडल की, और वही गुजरात मॉडल 2014 में सफल हुआ और देश के राष्ट्रीय परिदृश्य पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर उन्हें देखा, जिसको पिछले कई वर्षों से 2014 के पहले लंबे समय से बीजेपी भुनाती आ रही थी और ये कहती आ रही थी कि गुजरात मॉडल, और फिर वो गुजरात मॉडल अब हम कहीं ना कहीं 2014 में देख भी पाए। उसके बाद अब एकाएक कांग्रेस ने इस चर्चा को तेज किया है छत्तीसगढ़ मॉडल। क्या ये छत्तीसगढ़ मॉडल अब राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनने जा रहा है या अब वो बनता हुआ नजर आने वाला है? डॉक्टर सत्यप्रकाश जी दीपेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं कि जब 2014 में भाजपा एक बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाती है, उसके पीछे सीधा कारण गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके मुख्यमंत्री काल में किए गए कार्य को उसने भुनाया है। लेकिन आपने उसमें देखा होगा बहुत मजबूती के साथ सोशल मीडिया और मीडिया पर गुजरात मॉडल को इतना फोकस किया गया कि लोगों को ये लगने लगा था कि शायद गुजरात देश का स्विट्जरलैंड है। ऐसा लगता था कि वाशिंगटन है। तो ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार से फोकस किया गया तो उसका लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा और 2014 में भाजपा की बहुमत की सरकार
केंद्र में बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 2018 के पहले केवल राज्य स्तर के नेता थे, लेकिन उनकी कुछ स्कीम्स जो उन्होंने राज्य में लॉन्च की, उनकी ना केवल कांग्रेस के लोगों ने या वहां के लोगों ने तारीफ की, बल्कि अपोजिशन पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई मामलों में कई जगह भूपेश बघेल की कुछ स्कीम्स और उनके क्रियान्वयन की तारीफ की है। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल एक उभरते हुए लीडर हैं। लेकिन आपको एक चीज दीपेश जी बहुत अच्छी बात बताएं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास G3 एक एक्सपीरियंस लीडर की जो टीम है, लेकिन आजकल वो लीडरशिप के थोड़े से अपोजिट है। इसके अलावा अब जो लीडर्स बचते हैं वो लीडर्स बहुत कम हैं कांग्रेस के पास, उनकी कमी है। हाँ, राजस्थान के सीएम एक बड़ी ताकत रखते हैं, नो डाउट, वो भी बहुत एक्सपीरियंस है और उनका भी जो काम करने का अंदाज है वो कहीं भूपेश बघेल जी से कम नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल, उनकी उम्र में बड़ा अंतर है। भूपेश बघेल की जो कार्यशैली है वो उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावी है और उनका जो वर्ग है वो भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब आप देखें कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब कांग्रेस ये चाहती है कि कांग्रेस, देखिए आप, सीधी सीधी बात है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी करेगी गेन करेगी, तो वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाएगी। तो जो इस समय साइनिंग फेस है या जो कांग्रेस के पास इमर्जिंग फेस है, उसको अगर वहां पर वो एज ए ऑब्जर्वर पार्टी का बनाते हैं तो कोई गलत स्टेप नहीं है, वो स्टेप कांग्रेस को फेवर करेगा। और ये आप मान के चलना कि ओबीसी वोट में अगर जरा सा भी सेंध उन्होंने लगा दिया तो कांग्रेस की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी। लेकिन यहां मुझे चिंता का विषय इन सभी जो अपोजिशन पार्टी है, यानी राइट विंग्स के अलावा सेंटर विंग्स और लेफ्ट विंग्स, ये जितने भी सब एक हो अलग अलग लड़ रहे हैं और राइट विंग यानी बीजेपी अकेली लड़ रही है, वो एक वोट बंटने का बड़ा खतरा है। लेकिन वहां के सीएम की जो कार्यशैली है या किसानों के अगेंस्ट जो देश में माहौल है, उत्तर प्रदेश में हाल ही जो माहौल हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक पार्टी के लिए, यानी रूलिंग पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे खतरे में किसानों के मसीहा के रूप में छत्तीसगढ़ में उभरे भूपेश बघेल जी को अगर कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने उनको वहां पर्यवेक्षक बनाया है तो ये निर्णय बहुत सोच समझ कर कहीं ना कहीं पार्टी ने ये निर्णय लिया है और बड़ा विचार विमर्श करके एक ऐसे ओबीसी के बड़े चेहरे को वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा है जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल और साथ साथ किसानों के भी एक बड़े चेहरे के रूप में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका वहां पर अदा कर सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है। साथ में रखें सर राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजीव जी, कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को? देखिए, ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला दीपेश जी, लेकिन ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 साल से सत्ता का संग्राम चल रहा था और सत्ता के संग्राम में हमें यह लगता है, भारतीय जनता पार्टी को महसूस होता है कि भूपेश बघेल जी ओबीसी चेहरा है। और जैसे अभी पत्रकार महोदय जी ने बताया कि G21 जो ग्रुप 21 है उनकी लड़ाई और कांग्रेस के अंदर जो एक हाई लेवल पे जो एक क्राइसिस चल रहा है बेस्ट लीडर्स, तो उनको जो टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी के बीच में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, तो उनको एक बहुत अच्छा फेयरवेल दिया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां से प्रधानमंत्री तय होता है, नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी के समय से, अटल जी के समय से, और उसके बाद भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। 80 लोकसभा की सीटें हैं और एक बड़ा राज्य, एक देश के जैसा महाराज्य है, तो निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव जी को छत्तीसगढ़ शायद सौंपा जाए। और ये तो कांग्रेस का मामला नहीं, तो क्या आप जो कह रहे हैं राजीव जी कि उत्तर प्रदेश देश का प्रधानमंत्री तय करता है, उत्तर प्रदेश से ही देश के प्रधानमंत्री भी अभी वहां पर पहुंचे हैं, तो छत्तीसगढ़ मॉडल के लिहाज से जो देश में छवि अगर भूपेश बघेल की उभर रही है तो उत्तर प्रदेश की उन्हें कमान सौंपी, वहीं से कहीं प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी तक तो नहीं पहुंच जाएंगे वे? नहीं, ये सीज फायर है,
ये भूपेश जी और टीएस सिंहदेव जी के बीच में जो सत्ता का संग्राम चल रहा है उसके बीच का एक रास्ता है। और भूपेश बघेल जी असम के चुनाव में भी जा चुके हैं। इसके पहले भी जब कितने भी उपचुनाव हुए या मुख्य चुनाव हुए वहां भूपेश बघेल जी की सेवाएं लेती तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि सर अगर उनकी पार्टी उन्हें बार बार इन महत्वपूर्ण चुनावों की, इन महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी सौंप रही है, यानी कि कद तो उनका पार्टी में बढ़ रहा है ना। जिस तरह से कल भी उन्होंने पार्टी दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी वे लखनऊ जा रखे थे, वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिसीव करने पहुंचे और वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं आज फिर वो वापस दिल्ली पहुंचे हैं, आला कमान से फिर उनकी मुलाकातें हो रही हैं। यानी राष्ट्रीय राजनीति पे उनकी दखल अब बढ़ती नजर आ रही है। इसकी चिंता बीजेपी को है नहीं है? इसके सवाल का जवाब दूंगा, लौट रहा हूं सर। नहीं दीपेश जी, जी मरता क्या ना करता, कांग्रेस के पास और कोई लीडरशिप है नहीं जी, क्योंकि कांग्रेस के तर्कस में यही कमान रह गए भूपेश जी। बाकी कमान तो जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब में लड़ाई शुरू हो चुकी है सर। राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय परिदृश्य में आरोप आप पर लगता है कि आपके पास लीडरशिप बची नहीं है, नेता बचे नहीं है, इसलिए आप कांग्रेस के ले लेकर जा रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि उनके पास नेता नहीं बचे। लौट रहा हूं सर, वापस लौटूंगा, आपके पास सवाल के जवाब लूंगा। नितिन बंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिन जी, राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है तो उसके क्या कारण आप देखते हैं? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाजपा से कौन साथी बैठे हैं मेरे, क्योंकि मैं बहुत लेट जुड़ा हूं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है दिपेश जी, इसमें तो खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के एक किसान पुत्र, एक गरीबों की जो मसीहा कहे जाते हैं, जिन्होंने जो जमीन से जुड़े जो नेता है, जिन्होंने कांग्रेस की छात्र राजनीति, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस की राजनीति से संघर्ष करके मुख्यमंत्री के पद के मुकाम तक पहुंचे हैं, तो खुश होना चाहिए छत्तीसगढ़ के लोगों को। तो बीजेपी को भी खुश होना चाहिए कि यहाँ के हमारे किसी नेता को राष्ट्रीय परिदृश्य में उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया जा रहा है। नहीं तो ये तो जब प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और देश के अगर किसी प्रदेश में चुनाव हुआ करता था तो जिम्मेदारियां उन्हें भी मिलती थी। तो क्या उस लिहाज से नहीं देखा जाए कि अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का है और उस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर उसे जिम्मेदारी सौंपी जाए तो कुछ खास नहीं, ऐसा नहीं देखा जाए? छत्तीसगढ़ का जो रोल मॉडल है, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और उसको जिस तरीके से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर विधानसभा तक की जो लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम ये हुआ कि 15 साल सरकार चलाने वाले, शासन करने वाले 15 सीट पर सिमट कर रह गए। कांग्रेस इस फॉर्मूले को अन्य प्रदेशों में भी लागू करना चाह रही है और बहुत सी योजनाएं ऐसी भी हैं जिसकी तारीफ बीजेपी भी कर रही है और उन्हें अन्य राज्यों में लागू करने की बात भी कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी को मैं तो ये कहता हूं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा या ये नहीं होता, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता होते हैं। वो भी एक कार्यकर्ता से होकर इस पद तक पहुंचे हैं और पार्टी को जब उनकी काबिलियत पर भरोसा है, जिस प्रदेश में छत्तीसगढ़ के जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, तो बिल्कुल जो व्यक्ति काम करने वाला होता है, जिसके पास फॉर्मूले होते हैं, जिनके पास ये तरीका होता है कि किस तरीके से हम विपक्ष को वहां पर छोड़ दे सकते हैं, तो बिल्कुल उन तरीकों को अपनाया जा रहा है। दो सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहे हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि दो आरोप बीजेपी लगा रखी है इस मसले को लेकर। एक तो ये कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास गिने चुने कुछ प्रदेश के जहां पर उनके मुख्यमंत्री है, जहां पर उनकी सरकारें हैं, और अगर उन्हें मौका नहीं देंगे तो फिर चुनाव का खर्च कैसे निकालेंगे। यही वजह है कि एटीएम के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुखिया का इस्तेमाल वहां पर यूपी के चुनाव में किया जा रहा है। यह आरोप है बृजमोहन अग्रवाल का। दूसरी चीज, हाल ही में राजीव चक्रवर्ती जी ने भी एक बात कही कि यूपी उन्हें भेजकर अब छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। कैसे देखते हैं इन दोनों आरोपों को? दोनों आरोप निराधार है। हमको एटीएम कहते हैं, ये तो पेटीएम के जैसे काम करते थे। 15 वर्षों तक की कितनी झोलियां भर के पहुंचाई और 3 बार रिपीट हुए, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया। और सबसे ज्यादा लड़ाइयां किसमें चलती रही आखिरी तक के, ये तो दिपेश जी आपके साथ तो बहुत समय से डिबेट कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस रमन सिंह इस प्रदेश में कैसा चलता था। देखिए, कांग्रेस में जिम्मेदारी मिलती तो नेता काम भी करता है। यहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मुझे बताइए, वो तो रायपुर भी मुझे लगता है बहुत कम छोड़ते हैं, प्रदेश में कहीं थोड़ा बहुत कहीं निकलते होंगे तो जाते होंगे। क्यों नहीं जाते? राष्ट्रीय राजनीति की बात नहीं करते, वो प्रदेश में क्यों है? क्योंकि उनकी यहाँ तो कोई नहीं सुन रहा है, वहां पे भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन में है, अवसाद में है और रोज नए
तरीके खोजते हैं कि आज किस विषय पर बात करें, क्योंकि मुद्दे इनके पास है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। प्रदेश में खुशहाली है, सब तरफ हमारे गवर्नेंस की, हमारी सरकार की तारीफें हो रही है और केंद्र सरकार भी हमारी कई योजनाओं की बहुत तारीफ कर रही है। चाहे कुपोषण से इस प्रदेश को मुक्ति की बात हो, चाहे अन्य विषयों पर बात हो, चाहे गोबर खरीदी की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, सभी में केंद्र के इनके ही नेता हमारी पीठ थपथपा रहे हैं। तो इनको पेट में दर्द क्यों है यदि उन्हें ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है? तो बाकी सारे आरोप निराधार है और इनके द्वारा उत्पन्न किए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी एक बात का जिक्र किया, एक तो छत्तीसगढ़ मॉडल और दूसरा ओबीसी का बड़ा चेहरा। क्या माना जाए राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से कांग्रेस की तरफ से अब आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पर एक बड़े चेहरे के रूप में भी भूपेश बघेल को देखा जा सकता है? क्योंकि ओबीसी के लिहाज से एक बड़ा चेहरा, दूसरा छत्तीसगढ़ मॉडल लगातार अब आगे बढ़ रहा है और आक्रामक तौर पर अपनी बातों को रखना, हर स्तर पर हर राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे को लेकर अपनी बात को रखना भूपेश बघेल बहुत अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि उनका कद बढ़ रहा है। और अब क्या उस लिहाज तक, उस स्तर तक हम उनके कद को देख सकते हैं? जी जी दीपेश जी, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इतने बड़ी जगह पर पहुंचने के लिए कहना मेरी ओर से जल्दबाजी होगा। जी जी। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि राह उनकी वही चल पड़ी है, क्योंकि वक्त अभी कम है। 2018 में ही वो हाईलाइट हुए हैं। नहीं, इसलिए सवाल ये उठता है सर कि 2018 आज की नहीं है, 2018 से पहले भूपेश बघेल जी सीडब्ल्यूसी के भी मेंबर नहीं थे, और अगर इन इतने कम वर्षों में वो इस स्तर पर पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय आला कमान के बेहद करीब हो चुके हैं, ओबीसी के बड़े चेहरे के रूप में देश में उनकी अब पहचान हो रही है, छत्तीसगढ़ मॉडल की लगातार चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या उस लिहाज से भी अब उन्हें देखा जा रहा है? जी जी, आप एक बात सुने पहले, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भूपेश बघेल हैं वो दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, मुख्यमंत्री से रिलेटेड विभाग के मिनिस्टर रहे हैं। यानी कि आप उनको छोटा मोटा लीडर तो उस समय भी नहीं मान सकते। लेकिन आज पूरे देश में दो बात बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीति की दो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आज आपको बता देता हूँ। एक तो ओबीसी, क्योंकि मोर देन 65% पॉपुलेशन देश में ओबीसी की है। एक दूसरा सवाल आपको बताऊं कि आज जो हर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी सफिस्टिकेटेड है और बहुत ही चिंतित है किसके लिए, किसानों के हितों के लिए, क्योंकि जो किसान मूवमेंट एक लगभग साल भर से ऊपर से देश के अंदर चल रहा है, इसने कहीं कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हिला के रख दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके कारण कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है। और ऐसा अगर कोई लीडर, जैसे आपने कहा गोधन न्याय योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, दूसरा राजीव गांधी न्याय योजना कि जो इससे किसान और वहां का आदिवासी यानी किसान, ओबीसी, दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अगर कांग्रेस में कोई ताकत से उठा सकता है या उस दोनों बिंदुओं के लिए कोई पहचाना जा सकता है, तो भूपेश बघेल से बड़ा नाम अभी कांग्रेस के पास दूसरा नहीं है। आपको बताऊं, इसीलिए कहीं ना कहीं जहां प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस जो हाईकमांड है, हाईकमांड की खास यानी उनकी बेटी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज यूपी, जो यूपी को लीड करने की स्थिति में आ गए हैं, उनके साथ अगर भूपेश बघेल को सेंट्रल लीडरशिप ने लगाया है तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि यूपी इतनी जिम्मेदार जगह है हर पार्टी के लिए, तो इनका जो कद है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बड़ी तरफ जाने का इशारा करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भविष्य में कहीं मोदी मॉडल की तरह, गुजरात मॉडल की तरह कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल चल पड़ा, तो आप ये मान के चलिए कि वो जगह बहुत समय भी दूर नहीं होगा कि भूपेश बघेल बिल्कुल अब वो कांग्रेस और उनके सोशल मीडिया विंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि बीजेपी और उसके सोशल मीडिया विंग ने 2014 से पहले जिस तरह से गुजरात मॉडल को उठाया, क्या उस स्तर पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल को उठा सकती है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लौटता हूं सर, राजीव चक्रवर्ती जी का रुख करता हूं। राजीव जी, आपने एक बड़ी बात का जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को यूपी भेजा जा रहा है, यहां पर सत्ता का परिवर्तन होगा। सर, 2018 के पहले जब भी किसी राज्य में चुनाव होते थे तो डॉक्टर रमन सिंह की भी उसमें भूमिका हुआ करती थी, उन्हें भी भेजा जाता था। तब भी क्या यही सवाल उठते थे कि उन्हें भी शिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें भी भेजा जा रहा है? मुख्यमंत्री प्रदेशों में रखे हैं, उनको शिफ्ट किया जाता है, उन्हें भेजा जाता है, अलग अलग प्रदेशों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। राजीव जी, फुल टाइम चार्ज देना, ये पहली बार किसी रनिंग मुख्यमंत्री को ऑब्जर्वर बनाना, फुल टाइम इंचार्ज बनाना,
भूपेश बघेल जी का तय हो चुका है छत्तीसगढ़ से विदाई, शायद कांग्रेस आलामान तय कर चुका, हम नहीं कर रहे, प्रदेश की जनता करेगी। और अभी सत्यप्रकाश जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल, तो हाँ, छत्तीसगढ़ मॉडल प्रसिद्ध हो चुका है शराबखोरी के लिए। जैसा उड़ता पंजाब था वैसे आज उड़ता छत्तीसगढ़ है। गांव गांव गरीब गरीब में, गांव गांव गली गली में अवैध शराब बेची जा रही है, बेची जा रही है। छत्तीसगढ़ हत्या का गढ़ बन चुका है, वर्धा चल रहा है, सिलेगर में आग लग चुकी है। पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध का गढ़ बना दिया गया है, शराब का गढ़ बना दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है। देश की उत्तर प्रदेश के कर्मों को ढकने के लिए छत्तीसगढ़ में आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ में शांति का टापू था, धान का गढ़ था, उस छत्तीसगढ़ को वो शांति का यहाँ पर शराब का गढ़ बना दिया गया, अपराध का मॉडल बना दिया गया है। पुलिस वाले देंगे, हम नहीं कहते। राजीव जी जरा रिपोर्ट उस समय की भी देखिए जब 2018 के चुनाव के पहले 2017-18 के बीच में एक रिपोर्ट आई थी, तब देश में गोवा से भी ज्यादा छक्कर शराब पीने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश था। तब सरकार आपकी हुआ करती थी सर। उस आंकड़े को भी थोड़ा सा गौर से देखिए। लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। समय का अभाव है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी से एक महत्वपूर्ण सवाल लेना है सर। बीजेपी ने एक आरोप लगाया, आरोप कह लीजिए या फिर आप फौरी तौर पर इस बात का जिक्र किया, ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर किसी स्टेट में उस पार्टी की सरकार होती है तो सरकार के मुखिया को या फिर वहां के बड़े मंत्रियों को या फिर प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह की जिम्मेदारियां दी जाती है ताकि चुनावी खर्च में थोड़ी सी सहूलियत हो। क्या इस लिहाज से भी इस निर्णय को देखा जा सकता है? जी देखिए, एक चीज बताएं, जब भी किसी प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जनरल असेंबली इलेक्शन, और किसी ऐसे लीडर को हमेशा पर्यवेक्षक या वहां का प्रभारी बनाया जाता है जिसका वजूद हो, जो उभरता हुआ लीडर हो, उसकी आवाज को लोग सुनना चाहते हैं, उसको लोग देखना चाहते हैं। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रयास रहता है और कांग्रेस ने ये स्टेप लिया है। मैं यहाँ पर एक बात बहुत कहना चाहता हूँ, मतलब मुझे मेरा अच्छा नहीं लग रहा है पर मैं कहता हूँ, मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूँ, आपको एक चीज बताऊं, क्या विपक्ष सिर्फ किसी भी बुराई के लिए ही बना है? चाहे किसी भी पार्टी का विपक्ष हो या सत्ता हो, एक दूसरे की अच्छी बात को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। आप उसको अपने जबान से मत बोलिए पर उसको झुठलाइए तो मत। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पढ़ा है, स्टडी की है। मैं 25 उदाहरण दे दूंगा जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है। मैं वो बोलता हूं जो है, मैं एक एक उदाहरण दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई उनका स्पोक्स पर्सन हूं, ऐसा नहीं है। भूपेश बघेल एक इमर्जिंग लीडर है देश के अंदर और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। यहां सिर्फ कांग्रेस की बात हो रही। जब मैंने गुजरात के मॉडल की बात कही और गुजरात के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और उनके मॉडल को ऐसा बढ़ाया गया, तब भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ नहीं बोला। लेकिन कांग्रेस की बात कही तो भाजपा के प्रवक्ता ने ये बोल दिया। पर अच्छी बात हमेशा, चाहे मुझे हो या आप हो या कांग्रेस को, अगर कांग्रेस में तो ये ध्यान रखें समय तक कि अगर विपक्ष अच्छा काम प्रदेश में कर रहा है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और संसद तक में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस की तारीफ करते नजर आए हैं। कई मसलों को लेकर उन्होंने कांग्रेस सरकार की तारीफ की और कहा भी है वही सशक्त विपक्ष हुआ करता था और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उस मसले को लेकर कई बार बोला भी करते थे। खैर, चूंकि सर समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।